हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम आए हैं आपके सामने एक और नए टॉपिक को लेकर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना नहीं आएगा तो आप स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस यानी सीपी और सीवी के रेशो को नहीं निकाल पाएंगे। बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता क्या है? तो अगर हम बात कर दें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है? तो जैसा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी फ्रीडम की हद, यानी किस हद तक फ्रीडम है, कहाँ तक आज़ादी है। तो अब आज़ादी का जो मतलब है वो सबके लिए अलग अलग है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है, तो सर हमारे लिए तो फ्रीडम का मतलब यही है कि घर वाले हमें कुछ भी करने से डांटे ना, रोके ना। हम जितना मर्जी चाहें इंस्टाग्राम चलाएं, जितना मर्जी चाहें फेसबुक चलाएं, जब मर्जी चाहे सो के उठे और जब मर्जी चाहे सो जाएं, जहाँ चाहे जिसके साथ घूमे फिरे, जब चाहे स्कूल जाएं और जब चाहे ना जाएं। तो आपके लिए फ्रीडम का ये मतलब है। मैं अपनी बात करूं तो शायद हो सकता है हमारे लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और हो। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो आपको पता है गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली और रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम का मतलब बस इतना सा है कि मॉलिक्यूल यहाँ पर कितनी पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं या किस किस तरीके से मूव कर सकते हैं, वही हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से पता चलता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, या ये कह लो कि सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत आसानी से निकल जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का बेसिकली एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 3n-k। तो बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे F जो है वो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कि भाई कितने एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर। और यहाँ पर जो k है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस को बताता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस कि भाई कितने इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं। अब आपको पता होगा कि हमारे पास तीन तरह की गैसेस होते हैं, मोनो एटमिक, डाई एटमिक और ट्राई एटमिक। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मोनो एटमिक गैस की, तो फॉर मोनो एटमिक गैस, फॉर मोनो एटमिक गैस, मोनो एटमिक नाम से ही पता चल रहा होगा एक सिंगल एटम वाला गैस। तो जहां पे एटम सिंगल होता है उसी को हम लोग मोनो एटमिक गैस कहते हैं। अब सोचो अगर कोई एटम ही सिंगल है तो क्या उसका किसी के साथ रिलेशन हो सकता है कभी भी? नहीं भाई, रिलेशन के लिए कम से कम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर सिंगल है तो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहां पर अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मोनो एटमिक गैस में, तो कहूंगा एक। और कितने रिलेशन होते, तो भाई रिलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि रिलेशन के लिए कम से कम दो लोग तो चाहिए ही होते हैं। तो कोई इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, तो 3 इस वाले फॉर्मूले में डाल रहे हैं, 3 n की जगह 1 आ गया और k की जगह 0। यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3। तो इस तरीके से हमने मोनो एटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीख लिया। अगर हम यही बात कर दे डाई एटमिक गैस की, तो डाई एटमिक गैस मॉलिक्यूल, तो अगर हम डाई एटमिक गैस मॉलिक्यूल की बात कर दें, तो डाई एटमिक मतलब दो एटम्स, जहां पर दो एटम्स हो। अब सोचो अगर दो एटम्स हैं और मान ले ये आपका दो एटम्स हो गए, तो इन दोनों एटम्स के बीच नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं? तो भाई दो एटम है तो इनके बीच एक ही रिलेशन हुआ ना। यानी हमें पता है कि डायटोमिक गैस के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं और नंबर ऑफ रिलेशंस 1 होते हैं। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स भी पता है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस भी पता है। तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, तो 3 × n-k, तो 3 दूनी 6, 6 में से क्या 5, तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 5। तो ये कहानी होगी डायटोमिक की। अब ट्राइएटमिक अगर मॉलिक्यूल्स की आप बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। बेसिकली अगर 3 एटम्स हैं तो यहाँ पे आपका लीनियर और नॉन लीनियर का भी कंसेप्ट आ जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल की,
ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो ट्राइएटॉमिक नाम से पता चल रहा है जहाँ 3 एटम्स हो, तो पर 3 एटम्स है तो भाई वो एक लाइन में भी हो सकते हैं और वो अलग अलग जगहों पे भी हो सकते हैं। तो अगर ये एक लाइन में हो गए तो इसे हम कहेंगे लीनियर एटम, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, बेसिकली फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। तो अगर हम लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं इसका मतलब यहाँ पे तीनों एटम्स ऐसे लाइन से होंगे। तो सोचो अगर ये तीनों एटम्स लाइन से होंगे तो यहाँ पर कितने रिलेशन बन रहे हैं, एक और एक दो, तो 2 इंडिपेंडेंट रिलेशंस हो गए। और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 3, 1 2 3, तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए 3 एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस इज 2। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस इज 2। बाकी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला तो याद है ही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमसे क्या कहता था कि F = 3n माइनस का k। तो 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आ गया। सो बात समझ में आती है। तो अभी हमने ट्राइएटॉमिक गैस का एक केस डिस्कस किया जिसमें हमने लीनियर मॉलिक्यूल की बात की है। अभी इसके बाद हमें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करनी है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो कुछ भी मैंने लिखाया है इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, जिससे कि सारी चीज़ें आपके पास कलेक्टिव वे में एक जगह पे हों, जिससे कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको ये ना हो कि कोई चीज़ यहाँ से ढूंढनी है, कोई चीज़ वहाँ से ढूंढनी है। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम देखते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। नॉन लीनियर मतलब जहाँ पे तीनों मॉलिक्यूल्स एक लाइन में नहीं होंगे। तो जैसे मान लेता हूँ हमारा एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे और तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो इन 3 मॉलिक्यूल्स के बीच क्या रिलेशन होगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पे 3 रिलेशंस बन रहे हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे आप तीसरा रिलेशन एंगल के टर्म में भी समझ सकते हैं कि एंगल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल 3 रिलेशंस बन रहे हैं। तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 3 हो गए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस भी 3 हो गए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, तो F = 3n माइनस का k की जगह भी 3 ही आएगा। तो 3 3 9, 9 में से 3 गया 6, तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ जो हैं वो याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो आगे चल के जो आपको CP और CV का रेशो निकालना पड़ेगा तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि अभी से ये वैल्यूज़ याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये 3-4 वैल्यूज़ है जिन्हें याद रख लो, आपका काम आगे तक के लिए हो जाएगा। सो बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि भाई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपसे कहता क्या था। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि किसी भी गैस की जो टोटल एनर्जी है वो सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइडेड होती है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, हर मॉलिक्यूल पे जो एनर्जी आती है वो हमेशा ½ kB/T के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो एनर्जी है गैस की, जो भी टोटल एनर्जी है वो सभी मॉलिक्यूल्स पे और सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम से बराबर बराबर बढ़ जाती है, और हर एक के हिस्से में जो एनर्जी आती है वो हमेशा ½ kB/T के बराबर है। तो यही चीज़ मैंने आपके लिए लिख दी है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला है कि भाई किसी भी गैस की जो टोटल एनर्जी होती है वो सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइडेड होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने ये बता दिया कि भाई एनर्जी जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब बात आती है कि हर एक के हिस्से में एनर्जी आती कितनी है। तो हर एक के हिस्से में जो एनर्जी आएगी वो हमेशा ½ kB/T के बराबर होगी। सो बच्चों इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, जिससे कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों ये तो हो गया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट। अब बात आती थी इसके प्रूफ की। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका जो प्रूफ है वो सिलेबस में नहीं है, तो आपको प्रूफ की टेंशन नहीं लेनी है।